हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने जो 5 वीडियो निकाली हैं उसमें हमने यूनिट 1 का चैप्टर 1 खत्म कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? चैप्टर 1 खत्म। उसमें क्या था? बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात थी। तो अब जैसे लास्ट टाइम है और हम फाइनल रिविजन की तरफ चल रहे हैं, तो हम साथ साथ में ही PYQ करते चलेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस भी बनता रहे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो रहेगी सिर्फ PYQ के लिए। PYQ प्रैक्टिस फॉर चैप्टर 1, ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 1, यानी कि जो चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होंगे हम उनकी सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है, इसमें से देखते हैं क्या क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें से आया। अच्छा, अगर आपको पेपर के बारे में ना पता हो तो बता दें, यहीं से दिखा देते हैं आपको। इसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, ABCDE। ठीक है, जो सेक्शन ए है वो 1 मार्क्स का होगा, उसमें 18 MCQ होंगे, ये ध्यान रखें। जो सेक्शन बी है वो 2 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी 3 का, सेक्शन डी 5 का, और सेक्शन ई वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे जो केस बेस्ड होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये जो पहला ही क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है जो r डिस्टेंस पे है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे। पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं रफ सा। कोई एक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ध्यान रखिएगा, -q +q, और यहाँ से एक r डिस्टेंस पे, अगर कोई कह रहा है डाइपोल से r डिस्टेंस, मतलब वो कहाँ पे है? डाइपोल के सेंटर से। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, Q नोट नाम देते हैं। तो वो F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ चार्ज इज 2r, अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितनी चेंज होगी। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये डाइपोल है और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे फोर्स F है, और जब हम इसको 2r डिस्टेंस पे रख देंगे तो कितनी फोर्स होगी, यहाँ पे रख देंगे तो कितनी फोर्स होगी। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा Q नोट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, 1/4πε0 2p/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें सीधा पता है, Q नोट मल्टीप्लाई E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगी? 1/4πε0 2pq नोट अपॉन r³। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से 1/4πε0 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, 2 कॉन्स्टेंट है, p जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डाइपोल से रिलेटेड है, और इस डाइपोल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है। Q नोट भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि फॉर अ डाइपोल एट एक्सेल पॉइंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, पहले डिस्टेंस r था, अब 2r है। तो जब डिस्टेंस 2r है तो r की जगह 2r रखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 8r³। ठीक है, कैसे आ गया भाई? r की जगह रिप्लेस किया 2r से, तो इसका क्यूब करेंगे और इसका पूरे का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8r³। ठीक है, यानी कि 8 का फैक्टर नीचे और आएगा एडिशनल में। तो सपोज कीजिए इनिशियल फोर्स F थी जो प्रोपोर्शनल थी 1/r³ के, और F डैश है 1/8r³, तो यानी कि F डैश इक्वल्स टू होगी F/8 के। ठीक है, यहाँ तक समझे? इसको हमने शॉर्ट में बताया, जैसे कि MCQ था उसी वे में इसको बताया है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। सेक्शन डी में, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 चार्जेस। ठीक है, स्टेट कूलम्ब्स लॉ में सीधा बता देना है वही जो हमने डेफिनेशन याद कर रखी है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट force is directly proportional to the product of 2 charges Q1 and Q2 and also inversely proportional to the distance between them। ठीक है, इसको स्टेट करना है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाद में इसको डिराइव भी कर देना क्योंकि 5 मार्क्स में। सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाई r², और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा के हम K लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा ड्राइव कर देना। ठीक है, और जब कहेगा राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना बताया था कि यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ से डायरेक्शन मिलेगी इसको r², या फिर कहें अब इस सारे के डेरिवेशन को देखने के लिए आप हमारी लिंक में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गॉस लॉ, इट इज बेस्ड ऑन द इनवर्स, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलम्ब्स लॉ, एक्सप्लेन।
ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझ। ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि गॉस लॉ जो है वो बेस है किस पे, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन कूलम्ब्स लॉ। कि गॉस लॉ ना उसी चीज इनवर्स स्क्वायर जो डिपेंडेंसी है कूलम्ब्स लॉ की उस पे ही बेस है। इसको एक्सप्लेन करें तो अब देखिए, जब हम गॉस लॉ को जनरली देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कहीं पे भी आर नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये तो आर पे डिपेंडेंट है ही नहीं, और जबकि स्टेटमेंट पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है कि आर पे या फिर कहीं आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब उसकी डिपेंडेंसी की वजह से ही ये है, उस पे ही बेस है। तो कैसे बेस है भाई, देखिए गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो चार्ज है, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली इक्वल होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की। ओके, एक फ्लक्स की डेफिनेशन और भी है, वो क्या है, ई डॉट ए। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, ठीक है। अब हमने जब पॉइंट चार्ज लेके इसको प्रूव किया था तो आपने देखा होगा ई में एक टर्म आती है 1/r²। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो ये क्या बनेगा, r²। और एक एरिया में टर्म आई थी r², 4πr² किया था हमने, और यहां से r to r कैंसिल हो गया था। इससे हुआ क्या था, देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया था, हालांकि 4π तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इससे r² से r² कैंसिल होने से क्या हुआ था, जो वेरिएबल्स हैं वो कट गए थे, एप्सिलॉन नॉट बचा था जो कि एक खुद में कॉन्स्टेंट है, और एक चार्ज बचा था। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व ना होता और ये 1/r डिपेंडेंसी ना होती, ठीक है, तो ये एरिया का r² कभी नहीं कटने वाला था। उससे क्या होता कि सपोज करिए यहाँ पे चार्ज है और हमने इसको ऐसे इनक्लोज कर लिया, अब हम फ्लक्स ढूंढ रहे हैं, उससे क्या होता है ये समझिए। जैसे ये एक चार्ज है Q, और हमने इस एरिया में फ्लक्स देखना है कितना बाहर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी जाएंगी, और हमने किसी भी मेथड से निकाल लिया। अब जब हम एक बड़ा सर्कल बनाएं और इसमें फ्लक्स निकालें, तो अब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है पहले r थी, अब कैपिटल R है मान लीजिए, तो अब यहाँ पे फ्लक्स डिफरेंट आएगा क्योंकि एरिया में r इंक्लूड है ना। तो ये इसी की बदौलत हो पाया इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये 1/r की r² की डिपेंडेंसी थी कि एरिया का r² कैंसिल हो गया। अब ये एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अब ये डायरेक्टली बस चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गॉस लॉ है वो डायरेक्टली बेस है 1/r² डिपेंडेंसी के, जो कि कूलम्ब्स लॉ में आती है। और यहां तक कि इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि अदर फोर्सेस भी जो 1/r² डिपेंडेंसी रखती हैं उनमें भी गॉस लॉ ऐसे के ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टू चार्जेस ए एंड बी, एक क्यू है, यानी कि टू चार्जेस एट पॉइंट ए एंड बी, एक क्यू एक 2q, लोकेटेड एट पॉइंट 0 एंड ए। यहाँ पे थोड़ा लोकेट करते हैं फिर बाद में। ये ग्राफ है, एक तो यहाँ है 0 पे, एक यहाँ रखा हुआ है ए पे, ठीक है भाई। यहाँ जो रखा हुआ है वो 2q है और यहाँ रखा हुआ है q है। अब ये पूछ रहा है लेट आई जे बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो बताया इसने, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी। ए की वजह से, ए ये है, बी ये है, ए की वजह से बी पे कितनी फोर्स लगेगी वो बताना है इन टर्म ऑफ आई जे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है ए और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। एक पॉइंट है ये है बी पॉइंट, कोऑर्डिनेट है ए यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है 2q, यहाँ भी रखा हुआ है q। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे फोर्स बताओ बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये उसने बोला है आई जे की टर्म में बतानी है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म की क्योंकि आई जे में बात करनी है हमें, आई जे में ही बताना, तो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म को लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 whatever it will be, q2 डिवाइड बाई r², वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पे था r कैप, ठीक है। अगर हम अपने वेक्टर के लो थोड़े से लगाएं तो क्या आ जाएगा, 1/4πr², q1 q2। देखिए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, r कैप को r वेक्टर डिवाइड बाई मोड r, ठीक है। तो यहाँ से r कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, r वेक्टर, और यहाँ पे r² ऑलरेडी है, ये भी मोड आ रही है एक तरह से, और एक और आ गया मोड r, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ से 1/4πr² q1 q2 अपॉन r³ और यहाँ आ जाएगा r फैक्टर। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब सिंपल वैल्यू रखनी है, पहले r निकाल लेते हैं, ठीक है।
आर कैसे निकलेगा, सिंपल है ये तो वेक्टर फॉर्म, ये ए है ये 0 0 है, तो अंडर रूट ये आर है ना भाई, तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा रूट 2a, ये क्या हुआ आर हुआ। अब डायरेक्टली वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से फोर्स आ जाएगा आई जे की टर्म में, कैसे 1/4πε0, इसको चाहो तो आप 9 to 10 to the power 9 भी लिख सकते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू 2Q, ओके। R की वैल्यू क्या है √2a और इसका क्या कर देंगे Q कर देंगे। अब वेक्टर R क्या है, a आई कैप माइनस 0 आई कैप प्लस a जे कैप, वेक्टर R क्या है यहाँ पे a माइनस 0 आई कैप प्लस a माइनस 0 जे कैप, ठीक है। ये तो सिंपल रूल है वेक्टर्स के, और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे भाई, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में, इसको आप थोड़ा अच्छे से सोल्व कर लेना, यहाँ जगह नहीं बच रही है। 4πε0 ऊपर क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2√2a³, और यहाँ क्या बचेगा a आई कैप प्लस a जे कैप। अब क्या यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू आएगा वेक्टर फॉर्म में, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन √2a³, और यहाँ ऊपर a कॉमन ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, तो इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा। फाइनल आंसर विल बी f इक्वल्स टू 1/4πε0 q स्क्वायर बाई √2a स्क्वायर आई कैप प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तीनों हो गए हमारे, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इस वहम में पेपर में मत जाना कि 2 क्वेश्चन आते हैं हम और वाला कर लेंगे। अक्सर कर जब और आता है ना तो दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है। पहला है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग चार्ज q एंड माइनस q सेपरेटेड बाई 2a डिस्टेंस। तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन करा रखा है हमने अपनी वीडियो में, इसको आप देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। और जिसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4πε0 p/r³, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ अ फार पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ, हाउ विल इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डाइपोल। ये कह रहा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट होगा। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है, यहाँ पे फॉर्मूला पता है, ये जो हमने बेसिकली पहले पार्ट में फॉर्मूला डिराइव किया, इस वाले पार्ट में उसको यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आया था डिराइव करके, अब इसको यूज़ करना है। अब देखिए ये डाइपोल है, पहले किसी डिस्टेंस r पे था ये, अब इसको हाफ कर दिया, अब यहाँ पे है कहीं पे r/2 पे, तो डाइपोल तो नहीं हमने छेड़ा, डाइपोल तो वैसा का वैसे ही है। तो इस फॉर्मूला में 1/4πε तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और p जो है वो डाइपोल की प्रॉपर्टी होती है, वो भी फिक्स रहेगी, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और अब जो नया r है वो क्या है r/2 है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, तो E डैश क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r/2 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 8/r³, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो E डैश है, नया E है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 8E, यानी कि 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये पूछ रहा है हाउ विल इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर डाइपोल, इट विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम 8 टाइम। और आप फॉर्मूले से अच्छे से करके भी दिखा सकते हैं। E ये लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे R की जगह पुट कर देंगे r/2, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू लगा के पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और R की जगह r/2 कर देंगे, ये 8 ऊपर आएगा और E डैश आ जाएगा 8E, ठीक है। और इसको बोल देंगे कि ये इंक्रीज हो जाएगा, और कितना इंक्रीज होगा 8 टाइम। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, 2 आइडेंटिकल डाइपोल हैं, एक ये है प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 एज शोन इन फिगर, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ये बोल रहे हैं हमने 2 डाइपोल रखे, एक ऐसे रख दिया है, एक ऐसे रख दिया है, और यहाँ पे प्लस क्यू है और इसका यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ प्लस क्यू सॉरी और यहाँ माइनस क्यू है और इसका यहाँ प्लस क्यू है, और ये इस तरह रखे हुए हैं, ये एक स्क्वायर बना लेंगे
अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो इसने बता दिया कितनी है, √2 है। ये एक स्क्वायर बना और इसकी साइड √2 है, ये √2 साइड है इसकी, ठीक है, ये भी √2 ये भी √2। तो ये जो डायगोनल है ये कितनी आ जाएगी, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो AC कितना आ जाएगा जो डायगोनल है, सिंपल पाइथागोरस है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, √2 का स्क्वायर 2, 4 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। इसको पॉइंट का नाम देते हैं O। तो यहाँ से AO की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप मेरे साथ हो। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एंड डायरेक्शन भी निकालनी है। अब ये देखिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो A की वजह से O पे होगा वो पहले तो ये समझिए इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि टुवर्ड पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A निकालते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन R²। और R कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो क्या बचेगा ये 1/4πε0 Q। और टुवर्ड्स A ये लिख दीजिए, टुवर्ड्स A। जब डायरेक्शन लिख रहे हो तो साइन लिखने की जरूरत नहीं होती Q के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C निकालेंगे पहले, क्योंकि एक डाइपोल को ही सोल्व कर लेते हैं पहले। इस C की वजह से भी डाइपोल वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ही होगा क्योंकि निगेटिव से अवे फ्रॉम निगेटिव होता है। और नंबर्स तो फिर से सेम है, 1/4πε0, चार्ज फिर Q है, डिस्टेंस फिर से 1 है स्क्वायर। अच्छा माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन बता रहे हैं इसमें कि टुवर्ड्स A है, फिर माइनस की जरूरत नहीं होती है। ये फिर यही आ गया 1/4πε0 और ये क्या है टुवर्ड्स A है। अब दोनों टुवर्ड्स A हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स A, इसको E1 दे देते हैं नाम, इन दोनों का सम हो जाएगा यानी कि EA प्लस EC। इसको आप कर लेना, जब इन दोनों को प्लस करें कुछ नहीं होगा, ऊपर एक 2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। 1/4πε0 2Q, ठीक है, ये आ गया। अब सिमिलर वे में जो B है, B की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और D की तरफ से भी यही होगा। तो एक ऐसी ही क्वांटिटी, इसको E2 नाम दे देते हैं, वो आ जाएगी टुवर्ड्स, इसको लिख देते हैं टुवर्ड्स A। और एक ऐसी ही क्वांटिटी, इसको 2Q/4πε0, ये आ जाएगी टुवर्ड्स D। अब देखिए, अब हमारे पास क्या कंडीशन बची कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये कौन सा है E2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये क्या है E1। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो E1 है इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, और ये एंगल कितना होगा थीटा, और ये थीटा कितना है 45 है यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर है और जब ऐसे आप इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये कितना है 45 है। तो इधर क्या आएगा E1 कोस थीटा यानी कि कोस 45, और इधर E1 कोस साइन 45, ठीक है। अब ऐसे ही E2 को भी कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, इधर क्या आएगा फिर से E2 को साइन 45, E2 साइन 45, और इस डायरेक्शन में E1 साइन 40, सॉरी E1 कोस 40। अब देखिए ये वाली डायरेक्शन तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये अब इक्वल एंड अपोजिट हो गए, वो अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचा। तो जो E नेट है वो आएगा E1 कोस 45 प्लस E2 कोस 40, और E1 कोस 45 यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 2Q/4πε0, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√, प्लस 2Q/4πε0 इंटू 1/45, सॉरी 1/√। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4Q/4πε0 इंटू 2√2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर 2√2/4πε0। और डायरेक्शन हुई, डायरेक्शन दिखा भी सकते हैं कि ये इसका एक रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन थी, सिंपल कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा समझने की बात। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। डायरेक्शन क्या है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया, इसमें और क्वेश्चन नहीं है हमारे मतलब के। अब देखते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन है, थिन प्लास्टिक रोड है, उसको बेंड कर दिया गया सर्कुलर रिंग में जिसका रेडियस r है, ओके। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसकी एक चार्ज डेंसिटी है जो कि लैम्डा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट सेंटर, उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, बिल्कुल भाई। रिंग को ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है, एक रिंग है जिसे सर्कुलर वे में बेंड कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वो यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो सारे पे पॉजिटिव है, निगेटिव है तो पूरे पे निगेटिव है।
तो अब क्या पॉइंट होगा, सपोज करिए ये एक एलिमेंट है और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके सामने एक और एलिमेंट होगा, उसकी वजह से नेगेटिव फील्ड उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अमाउंट तो सेम ही होगा क्योंकि रेडियस सेम है, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे ही हर पॉइंट के लिए उसके सामने एक और पॉइंट होगा और जो इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी डायरेक्शन में होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर में वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। तो आंसर क्या हुआ आपका? बी। ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक क्यूब है 0.1 मीटर पे रखा हुआ है, अ क्यूब है जिसकी साइड 0.1 मीटर है और ऐसे रखा हुआ है जैसे इसमें दिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक्स आ रखा है, यानी कि वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है, यहाँ बढ़ेंगे तो कुछ और होगी, फिर यहाँ होंगे तो और ज़्यादा होगी। ठीक है। वेयर एक्स इज इन मीटर, और एक्स मीटर में ही है। ई जो है वो न्यूटन पर कूलम में है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब और चार्ज विद इन द क्यूब। ओके। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, आई कैप में है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है। यानी कि जो अदर फेसेस हैं क्यूब के, 4 फेस, अपवर्ड, डाउनवर्ड और ये साइडवेज वाले, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, क्योंकि इनमें सपोज ये करिए यहाँ पे सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो इन 4 फेस से, इससे नीचे वाले से, साइडवेज एंड द बैक, ये जीरो हो जाएगा, फ्रंट एंड बैक। तो ये 2 साइडवेज जो हैं, राइट एंड लेफ्ट, इनसे ही फ्लक्स निकलेगा। अब कितना निकलेगा वो देखते हैं। इनसे अगर फ्लक्स निकलेगा तो उसको हम डायरेक्टली करते हैं ई डॉट ए से। तो फर्स्ट फेस पे लेफ्ट वाले के लिए E1 लिख लेते हैं, E1 डॉट A1, और सेकंड के लिए E2 डॉट A2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। E2 डॉट, अब देखिए E1 क्या है, 500 इंटू एक्स की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हो। इंटू ए क्या है यहाँ पे? एरिया, और एरिया क्या होगा? 0.1 का स्क्वायर। अब डॉट को हटाने के लिए आता है कोस थीटा, और कोस थीटा यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों अपोजिट हैं। एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अपोजिट है। तो कितना एंगल आया? 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री क्या होता है? कोस 180 डिग्री क्या होता है भाई? -1। तो यहाँ एक फैक्टर आएगा -1। ठीक है। अब प्लस E2 क्या होगा? 500 इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ तक x, इस पॉइंट तक x 0.2 बन चुका होगा, क्योंकि यहाँ तक 0.1 था और 0.1 की साइड है, तो यहाँ आ जाएगा 0.2 इंटू एरिया क्या होगा? 0.1 का स्क्वायर, और एंगल यहाँ जीरो ही है, दोनों एक ही साइड में है, तो यहाँ 1 ही आएगा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू 1 आई। तो ऊपर क्या बचा? 2 जीरो हैं, एक पॉइंट से खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे ये आ जाएगा 50 इंटू 0.01 निगेटिव साइन के साथ, प्लस यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 0.01, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक 0 सेकेंड से -0.5 प्लस 1, यानी कि ये क्या है? 0.5। अब क्या, ये क्या है? 0.5, और इसकी यूनिट क्या होती है? ये फ्लक्स है, इसकी यूनिट क्या होगी? ध्यान करिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, पर कूलम। ठीक है, 0.5 आ गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट सोल्व हो गया। दूसरा पॉइंट है चेंज विद इन द कूलम, चार्ज विद इन द कूलम। ठीक है, फ्लक्स हमें मिल चुका है, और हमें क्या पता है? फ्लक्स जो है इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज कितना आ गया? सीधा 0.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और आप अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के जो ऊपर दी गई हुई है और आंसर बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये 2025 का, इस साल का पेपर है, जो इस साल आया था, उसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, एक MCQ आया है। अगर देखा जाए, हम देख पा रहे हैं पैटर्न कि सभी पेपर में MCQ में तो एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन है लगभग सब में। ये देख लेते हैं, एक फिगर दी गई है, इसमें कूलम फोर्स F एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेज विद 1/r²। ठीक है, 1/r² और F को प्लॉट किया गया है। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखिए, जैसे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, 1/r² नहीं। अगर आप 1/r को एक क्वांटिटी मान रहे हैं तो फिर हमको बोलना पड़ता है
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, या फिर बोलिए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनवर्सली वर्ड बोल रहे हैं तो सिर्फ r² बोल रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1/r² के साथ प्लॉट किया गया है f को, ठीक है। अब देखिए, r being the separation between two charges q1 and q2 and q2 q3, यानी कि हाँ इनके पास तीन चार्जेस हैं q1 q2 q3, ऐसे मान लीजिए q1 q2 q3 तीन चार्जेस हैं, और एक बार तो ये फोर्स निकाल रहे हैं q1 q2 में और एक बार निकाल रहे हैं q2 q3 में, ठीक है, और उन दोनों फोर्सेस को इन्होंने यहाँ प्लॉट कर दिया है 1/r² के रेफरेंस में, कैसे कैसे चेंज हो रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि q2 पॉजिटिव है और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। अच्छी बात ध्यान दें, मैग्नीट्यूड बोल दिया है, लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा भी है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ q1 q2 एंड q3, q1 q2 q3 के मैग्नीट्यूड बताइए। तो सबसे पहले तो q2 यहाँ जाएगा, सबसे छोटा है, यानी कि q2 इज स्मॉलर देन q3 एंड q2 आल्सो स्मॉलर देन q1। तो पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक तो ये बचा, एक ये बचा, ठीक है। अब हमें q1 और q2 में q1 और q3 में देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जल्दी करने का तरीका बताऊं, ये देखिए, ये फोर्स यहाँ पे इससे ऊपर पॉजिटिव है, इससे नीचे निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, q1 q2 के, ठीक है। अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, और दोनों में से कोई एक भी निगेटिव होगा तो फोर्स निगेटिव आएगी। अब q2 तो पॉजिटिव है, ये तो बता चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, q1 पॉजिटिव है, और इसमें देखा जाए तो q2 q3 है, q2 ऑलरेडी पॉजिटिव है और फोर्स निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, q3 निगेटिव है, ठीक है, q3 क्या है, निगेटिव। अच्छा एक बात हो रहा है, अभी q3 निगेटिव है, लेकिन इससे ये नहीं पता चला है कि q3 q1 से छोटा है, क्योंकि इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड वाइज लगाने हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे q3 -4 हो और q1 2 हो, तो अभी भी तो q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हुआ ना। अब वो कैसे देखेंगे, अब आप ये देखिए, फोर्स का फॉर्मूला कैसा होता है, k q1 q2 अपॉन r², ठीक है, या 1/r², कुछ भी देख लीजिए। अब देखिए, अगर हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं, अब इस पॉइंट के लिए r तो 1/r² तो फिक्स हो चुका है, k ऑलरेडी फिक्स है, और q1 q2 q2 q3, यानी कि एक वर्ड, यानी कि एक के लिए तो फोर्स ये बनी और दूसरे के लिए लिख देते हैं k q2 q3 अपॉन r²। अब यहाँ पे सब चीजें सेम है, बस यहाँ q1 है, यहाँ q3 है, तो इस पॉइंट के लिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा है इसके मुकाबले, साफ साफ देख पा रहे हैं, देखिए ये इतनी है, इतनी साफ साफ दिख रहा है, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, q1 ज्यादा है किससे, q3 से, क्योंकि ग्राफ बता रहा है ना मैं भाई, q एक गिवन पॉइंट पे r के लिए जो फोर्स है वो इस सेटअप के लिए कम है, और कम के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, q3, क्योंकि q2 k एंड r तो दोनों के लिए सेम है, तो यानी कि q1 ज़्यादा है किससे, q3 से, तो q1 सबसे ज़्यादा हुआ, इसमें q1 कम दिखा रखा है, तो आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इसने बोला है कंसिडर 3 मेटल स्फेयर सेल ABC, 3 मेटलिक स्फेयर सेल ABC लीजिए जिनका सबका रेडियस r होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ईच सेल हैविंग कंसेंट्रिक, चलो बना ही लेते हैं, 3 सर्कल है हमारे पास, तीनों का रेडियस r है, लिख लेते हैं r r r, ईच हैव कंसेंट्रिक मेटल बॉल ऑफ रेडियस r/10, सबके अंदर एक और बॉल है जिसका r/10 है, सबके लिए सेम हो रहा है अभी तक, उनका r/10। अब ये कह रहा है स्पेरिकल सेल ABC गिवन चार्ज, जो बड़े वाला स्पेरिकल सेल है उसको चार्ज दिए गए 6 कूलम प्लस के 6 Q, सॉरी, यहाँ पे -4 Q और यहाँ पे 14 Q, ठीक है। अब कह रहे हैं इनर मेटल बॉल्स आल्सो गिवन चार्जेस, इसको दिया गया -2 K, इसको दिया गया +8 K, और लास्ट वाले को दिया गया -10 K। तो अब क्या करना है भैया, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल ABC एट डिस्टेंस 3r। अब बोल रहे हैं 3r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तीनों का कंपेयर करिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये बात समझिए, कोई भी एक सेल लेते हैं, ये इनर सेल है, ये इसके अंदर इनर सेल है, और इसका जो रेडियस है वो r है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ 3r पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बड़ी सी गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस क्या कहती है, E.A = Q/ε0,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, एरिया जो है वो 3r² के 3r के स्फीयर का निकलेगा, एप्सिलॉन कांस्टेंट है। क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, तो यानी कि उसमें चार्ज आ जाएगा इसका प्लस इसका, यानी कि दोनों का प्लस हो जाएगा चार्ज और कुछ नहीं। तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो प्लस करते हैं। इसका कितना होगा, +6 - 2 यानी कि +4q चार्ज आएगा। इसका कितना होगा, -4 + 8 यानी कि +4q, ये तो सेम हो गया। इसका देखते हैं, -10 + 14q, ये क्या होगा, +4q, यानी कि तीनों का चार्ज ही सेम है, यानी कि तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो यहाँ कह सकते हैं हम EA = EB = EC। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक चार्ज दिया गया है, ये पूरा सेटअप है, लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है। अब जब वर्क डन निकालेंगे ना तो इसमें पोटेंशियल इंक्लूड होगा, ठीक है, और वो अभी तक हमने चैप्टर में किया नहीं है, उस जल्दी ही जब हम पोटेंशियल वाला चैप्टर करेंगे तब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, अभी देखने से कोई फायदा नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्दी से अपने अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।